नमस्कार। कल मैंने चर्चा की थी कि गांधी जी से मुसलमान नाराज क्यों रहते हैं। वो जरा अछूता सा विषय था। अब एक अत्यंत चर्चित विषय पर गांधी जी स्वयं क्या कहते हैं उसको बताते हैं। ये है उनकी काम संबंधी विकार, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं, और सेक्स संबंधी समस्या ऐसा गांधी जी कहते हैं। मेरे हाथ में पिछले साल एक अद्भुत पुस्तक आई थी, गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोग, शंकर शरण जी। इस पुस्तक से जब अंश हम बताएंगे और उनका रिसर्च जब मैं आपको बताऊंगी तो कुछ चमत्कृत होंगे, कुछ आनंदित होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ घबरा कर पीछे भाग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रसंग 1, 1938। अब इस पुस्तक की पेज संख्या है 33। ये सब कुछ मैंने कल, जैसा मैंने बताया, 1992 में मैंने सब कुछ पढ़ा था। इस विषय पर अनेकानेक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को भी पढ़ा था। लेकिन जो मतलब बारीक तारीखों की, चिट्ठियों की, एक चिट्ठी में क्या कहा, दूसरी चिट्ठी में उसी दिन क्या कहा, 10 दिन बाद वाली चिट्ठी में क्या कहा, इसका जो बारीक विश्लेषण, या हमको कहना पड़ेगा जासूसी खोजबीज का काम शंकर शरण जी ने किया है, वैसा मेरे वश में तो है, लेकिन मैंने किया नहीं है कभी। गांधी जी वाले प्रसंग में, अन्य प्रसंगों में बहुत किया है, और मैंने किसी अन्य को पढ़ा भी नहीं है। तो अब वो कहते हैं, बात शुरू करते हैं 1938 से। 1938 का क्या खास बात है? गांधी जी 69 साल, यानी 60 + 9, 69 साल के गांधी जी की उम्र है, 70 में 1 साल कम। और स्वयं उनके अनुसार उनको ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, और ये काम जीवन में तो शायद 15-16 साल की या 14 साल की उम्र से प्रवृत्त हो चुके हैं। वो आत्मकथा में वर्णन है। तो अब एक 70 साल में 1 साल कम उम्र के बूढ़ा आदमी या वृद्ध आदमी, शंकर शरण जी ने तो उनको शायद परिपक्व या प्रौढ़ कहा है। सन 38 में तो उनको हर प्रकार से बूढ़ा जर्जर व्यक्ति कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति 16 अप्रैल 1938 को सुशीला नायर को पत्र में लिखते हैं, तुम इधर कुछ समय से मेरे सपनों में आने लगी हो। इसे लगाव कहूँ या प्रेम, यह चाहे जो भी हो, तुम मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गई हो। सुशीला नायर प्यारे लाल जी की बहन है, जो इनके सेक्रेटरी है। ये बहुत शुरुआती कहानी है। बच्ची है इस समय, बाद में डॉक्टर बनती हैं। आगे वो लिखते हैं, मीराबेन, वही मिस स्लेड जो विदेश से आई हैं, गांधी जी के बहुत नज़दीक हैं। इतनी नज़दीक हैं कि कस्तूरबा अभी इनको लेके झंझट करती हैं, ऐसा गांधी जी लिखते हैं। अब पेज 35 पर, मीराबेन, मैंने उसे एक पत्र लिखा कि वह दूसरों से तुम्हारे और मेरे बारे में बातें करके जहर फैला रही है, और इसलिए वह दूसरों से तुम्हारे और मेरे बारे में बातें न करे। उसे यह बड़ी कठोर शर्त लगी, इसलिए वह चुप है। निसंदेह यह अच्छा ही है। अब यहाँ पर अब आगे जो आएगा, दो घटनाएं आएंगी। एक 14 अप्रैल की घटना और एक शायद 7 मई की घटना है। तो पेज 35 पर ही है, 2 मई 1938 को अमृतलाल नानावटी को लिखे हुए पत्र में गांधी जी पहली बार उस घटना की चर्चा करते दिखते हैं जो आगे चलकर 14 अप्रैल की घटना के नाम से बार बार आती है।
गांधी जी अमृतलाल को चिट्ठी लिखते हैं। कौन लिखता है? 70 साल का बूढ़ा आदमी। तुम सदा 18 या 22 वर्ष के नौजवान बने रहो। वह अब मेरी स्थिति कैसे हो सकती है? तुम काम भावना को नहीं जानते, मगर मैं तो 30 वर्ष तक उसका गुलाम रहा और उसे संतुष्ट करने की कोशिश करता रहा। इधर मैंने पाया, कब? 69, 70 साल में 1 साल कम, कि मैं उसे जीतने में बिल्कुल सफल नहीं हुआ हूँ। मैं यहाँ सपने में या जो विषय कामना से होता है, ध्यान दीजिए, सपने में और विषय की कामना से जो होता है उस स्खलन की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अप्रोचिंग 70 हूँ, इसलिए मैं ये सब पढ़ पा रही हूँ। जानती बहुत ज़माने से थी, पढ़ भी नहीं पाती थी। मगर मैं यहाँ सपने में या जो विषय कामना से होता है उस स्खलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ऐसी घटिया और दयनीय स्थिति में था कि मेरे भरपूर प्रयत्न के बावजूद मैं अपना स्खलन रोक नहीं सका, जबकि मैं पूरी तरह जगा हुआ था। अब उसी विषय पर वो 3 मई को मीराबेन को पत्र लिखते हैं। ये 2 मई है, 3 मई को। समस्या इतनी सरल नहीं है जैसा तुम बता रही हो। क्या मैं सुशीला से कोई भी सेवा लेना बंद कर दूं? क्या मैं उदाहरण के लिए, अब सुशीला नहीं और भी आ रही हैं, लीलावती या अमतुस सलाम से मालिश करवाना बंद कर दूं? या क्या तुम यह चाहती हो कि आगे से मैं लड़कियों के कंधे पर झुकना बंद कर दूं? अब ये मालिश वाला मामला आएगा आगे। आज तो मैं केवल शंकर शरण जी के साथ साथ यात्रा कर रही हूँ। फिर वो मीराबाई को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, बहुत सा बात कह रहे हैं, छोड़ रही हूँ। उस 14 अप्रैल वाले हीन, गंदे, कष्टदायी अनुभव ने मुझे हिलाकर रख दिया है। अब वो स्त्रियों को कलरफुल भाषा में लिखते हैं। अब ये तो नहीं बताऊंगी, जिसको मन है थोड़ा संपूर्ण गांधी वाङ्मय का अध्ययन करे। लेकिन इसी पत्र में गांधी जी लिखते हैं, तुम्हारा विश्लेषण अच्छा है। अभी तक तो बीच में छोड़ रही हूँ, अभी तक तो संकट के खत्म होने का कोई संकेत नहीं है। अभी भी अंधेरा है 70वें साल में। सेक्स के अर्थ में तो मेरे मामले में काबू पाना कठिन है। यह एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। यह चमत्कार ही है कि मैं कैसे बचा रहा 70 साल में। कृष्ण कृष्ण। अभी जो संघर्ष चल रहा है वह संभवतः मेरा अंतिम संघर्ष होना चाहिए। फिर प्यारा डाकू। हाँ, इसके बाद मीराबेन को 8 मई को पेशावर से गांधी लिखते। देख रहे हैं, 2 मई, 3 मई, 8 मई। मेरी खोज जारी है, लेकिन तुम मुझे चेतावनी देती रहो जब तुम्हें लगे कि मैं अपने गतिविधियों में भटक गया हूँ। अब ये सारा प्रसंग सुशीला नायर को लेकर है। अब ये सुशीला नायर से महादेव देसाई प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, और प्यारे लाल भी चाहते हैं कि महादेव देसाई और सुशीला जी का विवाह हो जाए। किंतु गांधी जी हैं, 70 हो गया तो 70 हो गया। मैं तुम दोनों को, महादेव और सुशीला को, ये पेज 37, सरल हृदय मानता हूँ। अंतर केवल इतना है कि तुमने कामेच्छा का अनुभव नहीं किया है, महादेव ने इसे भरपूर अनुभव किया है। आखिरकार वह एक शादीशुदा आदमी है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं बाकी पत्रों को फाड़ दूंगा। ये पत्र बहुत फटते जाएंगे, आगे भी फटेंगे। मालिश वगैरह बंद हो गई है।
लड़कियों से। अब मैं अकेले नहाता हूँ, पहले ये लड़कियों के साथ नहाते थे, उसका प्रसंग है कि वो अब फिलहाल बंद है। अब शंकर शरण जी ठहरे पुराने मार्क्सिस्ट आदमी, बाल की खाल उखाड़ने का पुराना अभ्यास है, मार्क्सिज्म की ऐसी तैसी की अब गांधी जी के लिए है। इन अंतिम 2 पंक्तियों का पूरा संदर्भ यह है कि लड़कियों, स्त्री परिचारिकाओं से गांधी नियमित मालिश करवाते थे तथा नहाते समय 1 या 2 परिचारिकाएं उनके साथ रहती थीं। स्वयं वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर, नंगे होकर नहाते समय भी स्त्री परिचारिकाओं को साथ रखते थे, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं है, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। 14 अप्रैल की घटना के बाद गांधी जी अपनी इन्हीं आदतों पर लगी रोक की बात बता रहे हैं। हालांकि बात के कई पत्रों से पता चलता है, जो गांधी जी ने स्वयं लिखे हैं, कि यह रोक गांधी जी ने अस्थायी तौर पर तथा अनिच्छा से लगाई थी, मीराबेन और कई आश्रम वासियों द्वारा दबाव डालने पर। फिर बहुत लंबा लिखे हैं। फिर पेज 39 पर एक दिन पहले सुशीला को गांधी लिखते हैं कि 14 अप्रैल एक शुभ दिन था। दूसरे दिन वो मीराबेन को कहते हैं कि वह दूषित अनुभव था। सुशीला को कहते हैं शुभ दिन था, अब वो अनुभव 2 के बीच का है, लेकिन मीराबेन को कहते हैं कि दूषित अनुभव था। स्त्रियों के साथ सोने, अभी सोना भी कैसा सोना है आगे आएगा, छूने, नहाने आदि पर, और ये स्त्रियों के साथ है। बा को छोड़ चुके हैं बहुत पहले दक्षिण अफ्रीका में। स्त्रियों के साथ सोने, छूने, नहाने आदि पर मीराबेन की कठोर टिप्पणियों को न ठुकराते हुए भी वह मीरा द्वारा ही कोई समझने की भूल हुई होने का संकेत कर रहे हैं। आगे के पिछले पत्र में लीलावती को साथ में सुलाने की अपनी आदत रोकने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, बावजूद इसके कि रात में नींद में हाथ यहाँ वहाँ पड़ जाता है। 1 साल कम 70 बुढ़े का, और बावजूद यह मानने के कि उस तरह के संसर्गों का कोई संबंध 14 अप्रैल वाली घटना से हो सकता है। अब 14 अप्रैल वाली घटना सभी के समझ में आ रहा है, चिट्ठियां फाड़ देने से क्या होता है। अब अपने शंकर शरण जी का टिप्पणी है कि केवल एक ही चीज़ स्पष्ट झलकती है कि गांधी स्त्रियों लड़कियों, यहाँ जी नहीं लिख रहे हैं, गांधी स्त्रियों लड़कियों से तरह तरह की अंतरंग सेवाएं लेने के प्रति कटिबद्ध या आसक्त हैं। स्त्री पुरुष के बीच में अंतरंग का अर्थ हिंदी जानने वाले सब समझते हैं। वह लड़कियां, स्त्रियां तो नहीं कर रही हैं, वे केवल उस प्रयोग का साधन बन रही। और ये प्रयोग शब्द वो 46-47 में मारे डर के एक बार नहीं बोल रहे हैं, जो किसी न किसी रूप से सेक्स से संबंधित है। अब 14 मई मामला शुरू हुआ है। 2 मई को 14 अप्रैल वाली घटना के आधार पर 2 मई को मुन्ना लाल शाह विवाहित हैं, उनकी पत्नी का नाम कंचन है। अब मुन्ना लाल शाह को अपनी पत्नी कंचन के लिए 14 मई को गांधी जी का सलाह है। हद हो गई यार, तुम्हें और कंचन को इस प्रकार रहना चाहिए, तुम दोनों कभी अकेले ना मिलो, एक दूसरे को छुओ। यदि तुम दोनों में एक दूसरे की उपस्थिति में काम भावना जागृत होती है, और यदि तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। पति पत्नी के लिए कामेच्छा को बलपूर्वक न दबाओ। यानी गांधी जी को शंकर शरण कह रहे हैं, मैं नहीं। स्त्री के साथ अकेले मिलने, छूने आदि के प्रभाव की संभावना का गांधी जी को खूब पता है, लेकिन यह मानते हुए भी कि गांधी काम भावना को जीतने में बिल्कुल सफल नहीं हुए हैं। पहले 2 मई को नानावती को लिखा हुआ पत्र तथा सेक्स के अर्थ में तो मेरे मामले में काबू पाना कठिन है। 1 साल कम 70 साल का बूढ़ा।
मात्र एक सप्ताह पहले अमृत कौर को लिखा पत्र, पर गांधी अपने ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। ये तो पति पत्नी के बीच में प्रतिबंध होना चाहिए, वह भी पराई कुंवारी तथा किसी अन्य स्त्री के संबंध में, बल्कि इसे कई बार 40 साल पुरानी आदत, और 46-47 में कहते हैं 50 साल पुरानी आदत, ठीक ही है, कहते हुए गांधी अपना सहज अधिकार बताते हैं। अब गांधी के अगला पैराग्राफ, गांधी के निकटस्थ मीराबेन, अमृत कौर, नानावती, ठक्कर बापा, सरदार पटेल, विनोबा भावे तथा गांधी के पुत्र देवदास लगातार विरोध कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इसके बावजूद अब फिर इनका एक टिप्पणी है, स्मरण रहे यह सब गांधी के निधन के मात्र 9 वर्ष पहले चल रहा है, जब गांधी 69 वर्ष के हो चुके थे। अब एक वो रावण वाला प्रसंग आप लोग को सुना दें हम। हाँ, ये पहले बता दे, पेज 46। अब मीराबेन तो मीराबेन है, उनसे गांधी जी भी डरते हैं। मीराबेन ने एक पत्र लिखा गांधी जी को, जिसमें हाँ, क्या मीराबेन के वर्णन से ऐसा नहीं लगता? मीराबेन का वर्णन किसके लिए है? गांधी जी सुशीला नायर के लिए। क्या मीराबेन के वर्णन से ऐसा नहीं लगता जैसे तुलसीदास जी ने रावण के महल का वर्णन किया हो? फिर आगे गांधी जी लिखते हैं, रावण अचेत पड़ा हुआ है और उसकी अनगनत रानियां उसके चारों ओर बिना वस्त्र के तरह तरह की स्थिति में लेटी हुई हैं। यह गांधी के रहन सहन के तरीकों पर मीराबेन के वर्णन की गांधी द्वारा स्वयं प्रस्तुति है। गांधी आगे लिखते हैं, मैं यह पढ़कर हंसा और रोया। मैं ऐसा लगता हुआ कैसे हो सकता हूँ? अब रावण जैसे तो आप नहीं दिखेंगे। रावण का शारीरिक सौष्ठव और आपकी कुरूपता प्रसिद्ध है। क्या पता 14 अप्रैल को जो कष्ट हुआ वह उन्हीं शारीरिक स्पर्शों का परिणाम हो। ध्यान दीजिए, अभी तक मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह उसी का नतीजा था। अगला लाइन, तो क्या वह सभी स्त्रियां मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गई हैं? वो सभी स्त्रियां जिनके साथ मैं ये सब करता रहूँगा। इसमें जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी भी हैं। बहुत आएगा, बहुत आएगा। जब मैं पढ़ती थी गांधी वाङ्मय, तो उसमें गांधी जी की आध्यात्मिक पत्नियों का बहुत वर्णन है। तो चूंकि मैंने यूरोप को बहुत पढ़ा समझा है, तो मैं उसको प्लेटोनिक लव टाइप कोई चीज़ मामला समझती थी। ये तो व्यभिचारियों के व्यभिचार से बहुत आगे का बढ़ा हुआ मामला है। हाँ, तो ये मैंने पेज 46 से पढ़ा था। अब पेज 45, शंकर शरण जी का ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं बना था जब मैंने पढ़ा था। क्या बारीक ऑब्जर्वेशन है। यह कुछ अजीब बात है कि अपनी ब्रह्मचर्य और सेक्स समस्या संबंधी सभी चर्चा अपनी ओर से गांधी प्रायः महिलाओं लड़कियों से ही करते दिख रहे हैं। सुझाव भी उन्हीं से मांग रहे हैं। इस पूरे दौर में जितने पत्रों में 14 अप्रैल की घटना का वो उल्लेख करते हैं, उनमें कुछ पुरुषों को भी लिखे पत्र हैं, किंतु गांधी उनसे अंतरंगता से बात नहीं करते। हम लोग वाङ्मय पढ़ते हैं, धड़ाधड़ पन्ना पलटते हैं। 92 में क्या तलाश कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में गांधी जी ने क्या कहा, सोशल साइंसेज में क्या कहा, अब कौन उनकी आध्यात्मिक पत्नी है, किसके कौन पत्र का संदर्भ है, तो धड़ पन्ना उलट रहा था। जब शंकर शरण जी को देखा तो सब घूमना शुरू किया। गांधी जी उनसे सुझाव भी नहीं मांगते हैं।
किंतु स्त्री पात्रों को लिखते हुए वे बार बार अधिक विगलित तथा कई स्थलों पर अत्यधिक रूप से खुले दिखाई पड़ते हैं। शंकर शरण जी बिहार के हैं और जो लोग नहीं मिले हैं उनको पता नहीं, वो अत्यंत शालीन और भद्र व्यक्ति हैं। वो ये पुस्तक लिख दिए, हमको लगता है शंकर भगवान की इच्छा से। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रसंग के कई पत्र जो गांधी ने लिखे तथा जो गांधी को लिखे गए उन्हें नष्ट कर दिया गया, स्वयं गांधी द्वारा और गांधी के आग्रह पर। और ये ध्यान रहे 1938 में ये मामला देश को नहीं पता है। ये पत्र हरिजन में नहीं छप रहे हैं, ये पत्र यंग इंडिया में नहीं छप रहे हैं। ये गांधी जी टू द अदर पर्सन, तीसरे आदमी को भी नहीं पता है। जो वो सुशीला बेन को लिख रहे हैं वो मीरा बेन को नहीं पता है, जो मीरा बेन को लिख रहे हैं वो सुशीला बेन को नहीं पता है, वो महादेव देसाई को नहीं पता है, वो प्यारे लाल को नहीं पता है, नेहरू, पटेल, ठक्कर बापा, देवलाल गांधी, किसी को नहीं पता। पर्सन टू पर्सन का मामला है। इस वक्त छपा हुआ पढ़ा हुआ सोच के ये ना सोच लीजिएगा कि ये सबको पता है। आप लोग वांग्मय पढ़ेंगे तो उसी में ढूंढते रह जाओगे। सर्फ वाला विज्ञापन याद है ना? हाँ, तो उन्हें नष्ट कर दिया गया स्वयं गांधी द्वारा और गांधी के आग्रह पर। यह किस बात का सूचक है? मुझे लग रहा है ये मैं लिख रही हूँ, लेकिन लिख तो शंकर शरण जी लिख रहे हैं, काम तो उनका है। तथा ब्रह्मचर्य चर्चा में इस तथ्य का क्या महत्व है? वह कौन से सत्य थे जिन्हें गांधी ने दूसरों के हाथ पढ़ने देना उपयुक्त नहीं समझा? इसी पुस्तक के शुरू में एक जगह बहुत विस्तार से दिया हुआ है चिट्ठियों को फाड़ने वाली बात। अगर मेरा ध्यान चला गया, फिर अभी दिखेगा तो किसी और दिन बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा फाड़ दिया गया। और राजगोपालचारी ने वेद मेहता से कहा जाता है, वेद मेहता से कहते हैं, अब कहा जाता है कि गांधी जी जन्मजात ब्रह्मचारी पवित्र थे, सहज झुकाव था, पर वास्तव में वह काम भाव से बहुत उलझे हुए थे। फ्राइड की याद आ रही है। अब मीरा बेन है, वो हंटर लेके खड़ी हुई हैं, तो वो कह रहे हैं, पेज 47, स्वयं गांधी द्वारा ऐसा कहा जाना जब उन पर उनकी निकटस्थ विदुषी मीरा बेन, स्लेड है ना, मिस स्लेड, जो अपना देश और छोड़ छाड़ के यूरोप से इनके पास आ गई हैं, राजघराने की है, कहाँ, स्वीडन की है शायद, पता नहीं, इंग्लैंड की है, माउंट बेटन के रिश्तेदार है। ये सब जानकारी पंकज जी के पास तो भरा हुआ इंसाइक्लोपीडिया है। तो जब उन पर इस निकटस्थ विदुषी द्वारा मानो रावण की तरह लंपट होने का आरोप लगाया जा रहा है। वैसे मैं यहाँ करेक्शन कर दूँ, रावण लंपट नहीं है, राजा है, और राजा को बहुत सी स्त्रियों के संग का अनुमति है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, दिन भर ईश्वर के नहीं कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सो ईश्वर प्रेरणा दे रहा है। उसके अपने हर क्रिया की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो रावण अपने ऊपर ले रहा है। बहु स्त्री प्रसंग ईसाइयत को छोड़कर कहीं भी लंपटता नहीं माना गया है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी से भागना और प्लेटोनिक लव बताना ये लंपटता है, और कहना कि ये ईश्वरीय प्रेरणा से कर रहा हूँ ये दुष्टता है। अब आगे गांधी जी के, हाँ, इसमें छोड़ के कह रहे हैं, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। ध्यान दे, स्त्री संसर्ग संबंधी ठोस आरोपों और नाजुक बिंदुओं पर गांधी कभी किसी प्रयोग की दलील नहीं देते। दलील देते हैं मैं ऐसा ही हूँ। ये है लंपटता। पेज 49। फिर वो 23 मई को, अब ये मई पूरा सेक्स कांड चल रहा है, लेकिन जनता को नहीं पता है, दुनिया को नहीं पता है, किसी जगह छप नहीं रहा है, आपस में आश्रम में भी सबको नहीं पता है।
23 मई 1938 को प्यारे लाल को पत्र कह रहे हैं, तुम्हारे पत्र से ऐसा नहीं लगता कि मैं महिलाओं के प्रति जो छूट स्वयं लेता हूँ वह दूसरों के लिए मना करना अनुचित है। मैं चिंतित नहीं हूँ। अब पेज 50 पर वो कह रहे हैं, गांधी जी सबको पहले ही आगाह कर चुके हैं कि स्त्री संबंधी उनके व्यवहार पर कोई पाबंदी लगाने की बात करने वाले ध्यान रखें कि वो जो चीज़ 40 वर्षों से कर रहे हैं वो गलत नहीं है। मैं शराब 16 साल की उम्र से पी रहा हूँ, गलत कैसे है? ना वो कभी बंद की जा सकती है। अब शंकर शरण जी ब्रैकेट में लिखते हैं, यद्यपि यह संदिग्ध है कि गांधी 40 सालों से वह करते रहे हैं। बारीकी देखिए, क्योंकि केवल 12 वर्ष पूर्व लिखित आत्मकथा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मेरे सत्य के प्रयोग, ये आत्मकथा का नाम है, उसमें कोई ब्रह्मचर्य के प्रयोग का वर्णन नहीं है। तो अपने भोले भंडारी शंकर शरण जी को लग रहा है कि 12 साल पहले नहीं हो रहा था। अरे अभी भी चर्चा ना होती है अगर खोपड़ी पर डंडा ना पड़ा होता आश्रम वासियों का और भीषण उत्पात वहाँ ना मचा होता। वो उत्पात कैसा है इसका एक झलक हमको गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों से मिलता। उनको जो अन्य लोग पत्र लिखे हैं उसका उतना ही अंश हम लोग को मिलता है जो गांधी जी के पत्रों में उद्धृत है। तो ये मामला पुराना है। बा के जीवित रहते तो डरे हुए थे, बा ये सब में पार्टी नहीं थी, तो इसीलिए बा को जो वो कहे हैं एक दिन पंकज जी से पूछ के और छांट के खोज के आपको सुनाएंगे। एक जगह उनको नागिन कहते हैं, नागिन की तरह फुफकारती है, कस्तूरबा के लिए गांधी जी कहते हैं। और ये सब छपा हुआ है वांग्मय में। पेज 53, सुशीला की कष्टदायक मन स्थिति का कारण मेरा जिद्दपना ही था। मैं सुशीला को स्पर्श करने लायक भी स्वयं को नहीं समझता। गांधी जी 29 मई को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? शायद प्यारे लाल को। अब हाँ, इसका एक संदर्भ बता दें। ये 14 अप्रैल की घटना के बाद जो सुशीला के साथ हुई है, डॉक्टर सुशीला नायर और प्यारे लाल दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों लौट जाते हैं। ये बिल्कुल कहते हैं हम तुम्हारे साथ, आपके साथ काम नहीं करेंगे। प्यारे लाल और सुशीला बेन नायर की माँ किसी तरह तैयार नहीं है कि वो गांधी जी के पास काम करने आए, लेकिन गांधी जी चिट्ठियों की झड़ी लगा देते हैं। सारा साम दाम दंड भेद साइकोलॉजिकल प्रेशर विस्तार से शंकर शरण जी ने वर्णन किया है और इस वर्णन के द्वारा उनके पॉलिटिकल टैक्टिक्स और माइंड की एनालिसिस की है। उसमें मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो गांधी जी के काम भावना और सेक्स वाले मामले में है, इसलिए उसी का वर्णन करूँगी। तो वो संदर्भ है ये। पेज 54, अर्थात न केवल सुशीला और प्यारे लाल बल्कि महादेव भी गांधी के साथ काम करने के इच्छुक नहीं रह गए थे, और यह भी कि अपने निकट के स्त्री पुरुषों पर भी प्रेम सेक्स संबंध का संदेह करना गांधी की आदत सी थी, भले विवाहित हो। फिर उसी 30 मई वाले पत्र में गांधी प्यारे लाल को आगे लिखते हैं, यदि मैंने सुशीला को अनजाने भी दुख दिया है तब मुझे स्त्रियों की सेवा करने या उनसे सेवा लेने का क्या अधिकार रह जाता है। इस दोष का समन तो मैं उपवास करके भी नहीं कर सकता, लेकिन दोष क्या हुआ था ये कहीं उल्लेख फाड़े हुए पत्रों में होगा। अब तो इसका मार्जन केवल इसी तरह हो सकता है कि मैं स्त्रियों के स्पर्श से पूरी तरह दूर रहूं और उनकी सेवा भी जैसी भी हो दूर से ही करूं। रात को नग्नावस्था में स्वयं रहकर उनको नग्नावस्था में अपने पास न खींचूं। ये लिखा हुआ नहीं, आगे प्रसंग आएगा उसका, मेरे मन गुस्सा आ गया। मैं किसी हाल में अपनी परिभाषा का ब्रह्मचारी नहीं रहा हूँ। मुझे अपने सहकर्मियों को यह बता देना है
और अपनी परिभाषा वाले स्तर तक पहुँचने के लिए जरूरी साधना करनी है। लेकिन फिर घोर वामचारी तांत्रिक साधना बिना जगदम्बा को साक्षी रहते हुए नोआखाली तक चलती। आएगा भी, बहुत आएगा। पेज 55। अब ये मई पूरा हो गया। 1 जून 1938 को लिखे वे पत्र प्यारेलाल को सुशीला को पत्र लिखते हैं। अब मैंने कमोवेश निर्णय कर लिया है कि बा को छोड़कर किसी स्त्री से शारीरिक स्पर्श की जरूरत वाली सेवा नहीं लूंगा। बा जीवित है और इस पर भी वो चाहते हैं बा फुफकारे नहीं। और तो बात ही अन्यथा फिर किसी प्रेमपूर्ण स्पर्श का तो प्रश्न ही नहीं रहता। गांधी जी आके लिखते हैं, मैं स्पर्श करता रहा हूं प्रेमपूर्ण। मैंने एक दूसरी खोज भी की है, यह कहते हुए कि केवल मैं ही स्त्रियों को छू सकता हूं और आश्रम में कोई दूसरा यह नहीं कर सकता। मैं एक बहुत बड़ी भूल का अपराधी था, छूता रहता हूं प्रेम बस। और कितने वर्षों तक यह मैं भूल करता रहा। ये गांधी जी की सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक वचन नहीं है, ये फुसला रहे हैं प्यारेलाल सुशीला को तरह तरह का कलाबाजी करके। उनको लिखे हुए पत्र हैं जो कि छापे गए हैं, क्योंकि कोई शंकर शरण पैदा हो जाएंगे, वो लिख देंगे, कोई कुसुमलता पढ़ के सुना देंगी व्याख्या सहित। क्योंकि इस पूरी पुस्तक को, है तो छोटी सी पुस्तक, पढ़ने का कलेजा कम लोगों में होगा। ये वांग्मय छापने वालों को अंदाज नहीं बैठा था। उन्होंने सोचा था हमने जो एडिट कर दिया उसके बाद सब ठीक ठाक है। पेज 56। ध्यान दें शंकर शरण महोदय कि इस प्रयोग अवतरित हो जाता है जो पीछे कहीं नहीं था। यानी इस पत्र के पहले, 1 जून वाले इस पत्र के पहले कोई ब्रह्मचर्य का प्रयोग नहीं है। सत्य के प्रयोग वाले में तो किसी प्रयोग की चर्चा ही नहीं है, उसमें तो वो कस्तूरबा को भगाने वगाने की चर्चा है। अब ये एकाएक प्रयोग अवतरित हो जाता है। इसके बाद 2 जून 1938 को अगले दिन आश्रम वासियों के लिए गांधी जी ने एक नोट लिखा है। संदेश में कह रहे हैं, मैं पिछले 7 अप्रैल से कष्ट में रहा हूँ। घटना तो 14 अप्रैल को हुई थी। अच्छा, कष्ट 7 अप्रैल से है। अच्छा हाँ, उस रात मैंने एक गंदा सपना देखा। संकट की इस स्थिति में आने से पहले मैं जग गया, किंतु मुझे लज्जा हुई। फिर मैं सोया नहीं, मैं बहुत बेचैन था। एक चीज़ ये भी बता दूँ, ये कोई सत्य की स्वीकारोक्ति जैसा झंझट नहीं है, ये रस है ऐसे वर्णनों में घुलने का, घुसने का। और रस तो 9 है ना, उसमें एक बीभत्स रस भी है। मैं बेचैन था, छत पर टहलता रहा। मैंने महसूस किया मैं कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। महसूस किया कि मैं सुशीला और प्रभावती से सेवाएं लेने के योग्य नहीं हूँ, जो मेरे बिछावन के साथ निकट सोती हैं। निकट नहीं सोती, बिछावन में रात को खींचता हूँ, वो आगे वर्णन आएगा। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने उन दोनों को यह बात बताई और कहा कि अब उनसे सेवाएं नहीं लूँगा। केवल उनको बताई, आश्रम वासियों को भी नहीं बताई। वो तो मीरा बेन के बवाल के बाद हुआ। मगर दोनों ने इस निर्णय को बुरा माना कि राहत की सांस ली। इस पर उन दोनों का कोई वर्जन उपलब्ध नहीं है। 12 घंटे के अंदर मैंने अपना निर्णय बदल दिया और उनसे सेवाएं लेने लगा, मगर मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ। 14 अप्रैल को दूसरे प्रकार का अनुभव हुआ, इसका भी वर्णन नहीं है। सत्य जिसने मेरी लज्जा और कष्ट को बहुत बढ़ा दिया। अभी एक बच्चा बैठा हुआ, इसलिए कुछ चीज़ों को खोल के नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, जरा घूमा, बाद में सुन लेना। हाँ, तू जा, बाहर जा, बाद में सुन लेना।
मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका हूँ। मैंने अपने ब्रह्मचर्य को लज्जित किया है। 70 में 1 साल कम का बूढ़ा। बहुत सोच विचार कर इस निश्चय पर पहुंचा हूँ, फिलहाल और जब तक मैं दूसरे लोगों के साथ शारीरिक स्पर्श स्वीकार कर सकता हूँ, मैं स्त्रियों से ऐसी कोई सेवा नहीं लूँगा जिसमें स्पर्श की जरूरत होती है, और जब तक कि इसके बिना कोई उपाय न रहे। स्पष्ट है कि अब मैं स्त्रियों को हंसी मजाक में या प्रेम दर्शाने के लिए नहीं छूऊंगा। कहाँ कहाँ छूते थे महोदय। यह बदलाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा जीवन इस विश्वास के साथ बना है कि स्त्रियों के साथ निर्दोष स्पर्श में कुछ गलत नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने से पहले और बाद में मैंने असंख्य स्त्रियों को हल्के से या प्रेम वश छुआ। इसका तो एक ही अर्थ होता है ना। अब बताइए जी, अब यही काम कांग्रेसी करने लग जाए कितना जूता पड़ेगा, और यही प्रेम वश या हल्के से भाजपाई छूने लग जाएं तो एनडीटीवी, आज तक जी वाला भी और इंडिया टीवी वाला भी कौन दुर्गत करेगा। और गांधी जी तुम लोग के बापू बने हुए हैं, गांधी जी को तुम लोग फॉलो करोगे, या तो तुम लोग ये सब जानते नहीं हो। क्योंकि लेकिन ये किताब 2012 की छपी हुई है, वांग में बहुत पहले का छपा हुआ है। इन प्रयोगों पर बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। या गांधी जी दोहरा के ये लाइसेंस लेने का इरादा है। प्रज्ञा ठाकुर जी ने कह दिया कि गोडसे बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो मोदी जी कहते हैं मैं उनको क्षमा नहीं करूँगा। और गांधी जी के इस धंधे पर जरा स्टेटमेंट दे, हो दम तो स्टेटमेंट दे। उनको सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत कर दिया। और वो कौन है? सन्यासी हैं, साध्वी हैं। उन पर, उनके आचरण पर निर्णय लेने का उद्दंडता गृहस्थ करेंगे। इनको सनातन धर्म में कोई श्रद्धा है भी या नहीं है। गांधी जी तो गृहस्थ हैं, विवाहित हैं, स्त्री पुरुष साफ साफ लंपटता कर रहे हैं। बोलो, या इनका आड़ लेकर आप लोगों को वो छूट लेना है जिसका न भारत में कोई व्यवस्था है, न ईसाइयत में कोई व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था केवल इस्लाम में है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी स्त्री में उससे कोई कामेच्छा जगी रही हो। साफ कह रहे हैं कि मेरे असंख्य स्त्रियों को हल्के या प्रेमवश छूने से मुझे जानकारी नहीं है कि उनमें कामेच्छा हुई हो। बैड टच, पास्को एक्ट। लेकिन 7 अप्रैल के बाद मुझे संदेह हुआ। मुझे नहीं, गांधी जी का चिट्ठी पढ़ रही हूँ। 14 अप्रैल की घटना तो है, 7 अप्रैल को भी कुछ हुआ है। ब्रह्मचर्य के प्रति सतत प्रयत्न के बावजूद मैं क्यों कामना से मुक्त नहीं हो सका हूँ। ये सज्जन 69 साल में कामना से मुक्ति नहीं है इनकी। और यहाँ कामना कौन वस्तु है ये हम लोग जाने ही नहीं। और इसके बावजूद परिवार वाले बड़ाई करते थे तो लगता था मुझे बिंदी लगाने का शौक़ है, मुझे गहने पहनने का शौक़। और क्या गहना पहनी हूँ आप लोग को दिख रहा है। तो मन में संकोच में रहते थे। और इसी गांधी बाबा के चक्कर में मैंने 30-40 साल ना ढंग से खाया है, ना ढंग से पहना है, ज़मीन पर सोती थी। ब्रह्मचर्य के प्रयोग। तो आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयोजन है, मेरे जैसे असंख्य आदर्शवादी मूर्ख, इस लंपट व्यक्ति, मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रही हूँ, इस लंपट व्यक्ति के कारण धर्म भ्रष्ट होते हैं। अब गांधीवादी सब जो हैं वो जो धंधे करते हैं वो तो मैं पब्लिकली लिख के अखबार में छपवा चुकी हूँ। एक भी नहीं आया मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने। 70 साल की उम्र में इसको काम भाव हो रहा है।
और उस काम भाव के लिए छोटी छोटी लड़कियों को नंगा सुला रहा है ये व्यक्ति। खैर, ये सब शंकर शरण जी नहीं लिख पाए, मेरा बोलना जरूरी है। अब देखिए पेज 59, प्यारे लाल और सुशीला को पत्र लिख रहे हैं। मैंने 2 जून 1938 को प्यारे लाल को पत्र लिख रहे हैं, भाई है सुशीला का। मैंने जो भी किया वह प्रेमवश ही किया, मगर अपनी परिभाषा के अनुसार मैं एक कामग्रस्त पिता साबित हुआ। कितने जूते पड़ने चाहिए तय कीजिए आप लोग। अब फिर उसी दिन 2 जून को ही सुशीला को गांधी जी पत्र लिखते हैं, आगे पीछे का छोड़ के। यदि तुमने भी कामेच्छा अनुभव की थी, अब कितनी गाली दूं मैं संकोच कर रही हूं, पता नहीं कौन कौन लोग इसको देखेंगे और सुनो। यदि तुमने भी, यानी मैंने तो कामेच्छा अनुभव की ही, मैं तो एक कामग्रस्त पिता, अरे पिता नहीं है, खैर गाली सुन लीजिए, बिना बोले जान लीजिए मैं क्या गाली दे रही हूँ। अनुभव की थी तो ठीक ही है, क्योंकि तब हम दोनों एक ही तरह की मुसीबत में हैं। मेरी समझ से 18 साल की नहीं है सुशीला, इसका विवाह नहीं हुआ है, और ये 70 में 1 साल कम है। 69 वर्ष की आयु में तुम्हारा काम विकार मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं अपने ही काम विकार में जल रहा हूं। श्वानों में ये होता है। फिर पेज 60, अतएव मीराबेन ने स्त्रियों के साथ तरह तरह की छूट लेने के लिए, तरह तरह की छूट, ये छूट क्या है ये अगली बार आपको बताऊंगी। मनुबेन की डायरी छपी है 2013 में, उसमें विस्तार से लिखा है और उसमें गांधी जी के दस्तखत है। मैं पूरा बोल के बताऊंगी। तरह तरह की छूट लेने के लिए गांधी जी को लगातार रावण के महल जैसा विलासता का दृश्य कठोर आलोचनाएं की। रावण का महल जैसा दृश्य तो बड़ा सुंदर लगेगा जब मनुबेन की डायरी पढ़ेंगे। वह भी तब जबकि हम दोनों काम विकार से ग्रस्त थे। 69 साल का बुढ़ा और नाबालिग लड़की के लिए। यह पत्र शंकर शरण लिख रहे हैं, गांधी के विवेक का नमूना है। जब वह दूसरों के पत्र में गांधी के स्त्री संपर्कों पर कोई शिकायत न होने की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि साहब मीराबेन की कल्पना है, अतिरंजना है, हिस्टीरिकल है, वो इस मामले में किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन अब उसी का ये कमेंट कर रहे हैं शंकर शरण जी, जब वह दूसरों के पत्र में गांधी के स्त्री संपर्कों पर कोई शिकायत होने की बात नहीं करते हैं तो गांधी सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि आश्रम में और बाहर से ठक्कर बापा, नरहरि, देवदास, बिरला, पटेल, राजगोपालाचारी, विनोबा आदि कितने ही बड़े और महत्वपूर्ण लोगों ने उन्होंने बार बार टोका और मना किया है। ये सत्य के साथ प्रयोग कर रहे हैं। कहीं लिख देंगे कि साहब किसी को आपत्ति नहीं है, मीराबेन की अतिरंजित कल्पना है, और फिर तुरंत बाद में इन चिट्ठियों का। तो ये सब बातें 2012 में शंकर शरण जी लिख रहे हैं। या वांग्मय पूरा पढ़ने वाले कितने लोग हैं? मेरी जानकारी में तो एक रामेश्वर मिश्र पंकज जी हैं जिन्होंने संपूर्ण वांग्मय को 2 बार पढ़ा है, जिसके विस्तृत नोट है। और पूछो ये घटना कब की है तो सन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, आइटम नंबर बोलते हैं। ये सब गोपनीय मामला है, इस बात को मैं समझाना चाह रही हूँ। छपने के बाद, और छपा कब है? गांधी जी के मरने के बाद। आज मेरे मन में आया कि ये जो पाकिस्तान के बंटवारे वाला, भारत के बंटवारे वाला मामला है जो अचानक हुआ है, उसके जड़ में ये मामला है। जब कंक्लूड करूंगी तब बताऊंगी।
यह सब बातें बाहर आम जनता को मालूम नहीं थे। जो पत्राचार भी हो रहा है वो भी 1 to 1 है, तीसरे को नहीं पता है। तीसरे को उतना पता है जिसको गांधी जी अपने पत्र में संदर्भित करते हैं स्वयं की रक्षा के लिए। ऐसी बातें को सार्वजनिक होने से भी यथाशक्ति बचाई गईं। धर्मपाल ने भी बचाई हैं। धर्मपाल ने लिखा है कि गांधी जी के निकट कई लोग स्वयं को गांधी के प्रतिष्ठा के रक्षक महसूस करते थे। नहीं, देश की आज़ादी के लिए, बड़े काम के लिए इस बेईमान आदमी की इस गंदगी को ढके रखो। अन्यथा संदेह नहीं कि स्त्रियों से जिस तरह की सेवाएं गांधी जी लेते थे वह आम जनता को मालूम होने पर क्षोभ होना तय था। ये शंकर शरण जी की भाषा है। वास्तव में सार्वजनिक जीवन से बाहर करके शायद गधे पर बैठाकर उल्टा मुंह कालिख पोत कर बैठाया जाता स्वयं कांग्रेसी। आम जनता तो वहां तक पहुंच ही ना पाती। अब पेज 61, गोपनीयता और गांधी की छवि। इसलिए गांधी के स्त्री संसर्ग की तफसीलें सार्वजनिक होने पर गांधी की आभा टूटना तय था, जो टूटी भी उन कई सहयोगियों के बीच जो गांधी के निरंतर निकट संपर्क में रहे। आज से 70-75 वर्ष पहले की स्थिति का भी ध्यान रखें, जब स्त्रियों के प्रति और स्त्री पुरुष मेल जोल के प्रति समाज की मानसिकता अधिक रूढ़िग्रस्त नहीं थी, दृढ़ थी। इसलिए उस समाज से यह बातें सदैव गोपन ही रखी गईं, बल्कि बहुत उद्धृत सारे पत्र भी हमें आज उपलब्ध हैं, किंतु उपलब्ध होने से भी नहीं उपलब्ध हैं। कौन पढ़ेगा वांग में 100 खंड, उसी में ढूंढते रह जाओगे। किंतु उस समय तो गांधी के दूसरे निकट सहयोगी तक यह तथ्य नहीं जानते थे जो मीराबेन, गांधी, सुशीला नायर, प्यारेलाल, महादेव, अमतुस सलाम, लीलावती, अमृत कौर के आदि के बीच प्रेषित हो रहा था। वो भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे कौन किसको क्या लिख रहा है। उस समय ये बातें गोपनीय थीं। मेरी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। फिर भी कई तथ्य आज भी मैं जोड़ रही हूँ, गोपन ही रह गए हैं। आखिर गांधी ने ही इस पूरे प्रसंग के कितने ही पत्रों को फाड़ने, नष्ट करने की हिदायत किस लिए दी थी? इस मामले में सत्य के उजागर होने से सत्य के साधक को क्यों भय हुआ था? ये मामला इतना बड़ा था, शंकर शरण जी लिखते हैं कि 45-46 में नवजीवन ट्रस्ट ने, ये आगे प्रसंग आएगा, नवजीवन ट्रस्ट का जो प्रकाशन हरिजन था उसमें गांधी जी के लेख छापने बंद कर दिए। और हम लोग को बता रहे हैं ऐसा आदमी राष्ट्र का पिता, कहीं राष्ट्र का पिता नहीं होता, जिसका पिता है उसको शर्म आती थी। यह उस समय गांधी के वास्तविक प्रभाव की सीमाएं दिखाता है। गांधी के सामान्य परिचारक जैसे सहयोगी भी गांधी के साथ रहने, काम करने से मुक्ति चाहते हैं। गांधी के पत्रों का उत्तर तक नहीं देते हैं। अन्य आश्रम वासियों में गांधी के कामों, तरीकों पर असंतोष कई बार उभरे, यह बाद में भी होता रहा। अब पेज 62, मीराबेन ही नहीं, अमृत कौर के भी कई पत्रों में गांधी के स्त्री व्यवहार पर आपत्ति का संकेत है। नानावटी के पत्रों में भी संदेह है। आगे तो अनगिनत लोगों की कड़ी आपत्ति की सूचना मिलती है, वह भी कई वर्ष पीछे से ही। हाँ, प्यारेलाल को लिखे पिछले पत्र में वह यह भी कह चुके हैं कि अब यदि यह प्रमाणित भी हो जाए कि सुशीला दूषित भावनाओं के गोद में गिरने की स्थिति में थी, क्यों? गांधी के स्पर्शों के कारण मेरा निष्कर्ष अपरिवर्तित रहेगा, साथ में सुलाने का। तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे?
पेज 63 में, मैं निश्चित रूप से सुशीला को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत तरह की सेवाएं लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह अकेली आए। वह एक जंजीर है जो बांध लेती है। कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर। अब ये तो पॉलिटिकल आदमी है शंकर शरण जी, मैं तो इस समय स्त्रीवादी हूँ। तो वो कह रहे हैं बार बार कम से कम 10 या 12 प्रसंग में गांधी और लेनिन को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर रहे हैं। महान है। तो हमारे भाजपाइयों को और संघियों को जो गांधी रोग अचानक लगा है किसी राजनैतिक लाभ के लिए, क्योंकि मेरी तो इनसे बहुत लंबी वार्ता हुई है, इनके वास्तविक विचार मुझे पता है, लेकिन समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा वो दुखदाई सिद्ध होगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि भाजपाई संघी कृपा करके इस पुस्तक को देख लें, नहीं तो मुझसे इसके अंडरलाइन किए हुए पन्ने मंगा लें। उतना पढ़ पाना आप लोगों के वश की बात नहीं होगी। तो 7 रात की, पेज 65, 7 की रात वाला अनुभव तुम लोगों की कामुक विषयासक्ति आदि से प्रभावित नहीं था। जहाँ तक 14 वाली घटना है उसमें मैं अपनी ही काम भावना प्रतिबिंबित पाता हूँ। क्या करते हो भाई तुम काम भावना से स्त्रियों के साथ अकेले में? यह मैं और समझाऊंगा जब हम मिलेंगे। मैं लगातार देख रहा हूँ कि मैं कामुक हूँ। शंकर शरण जी लिख रहे हैं, यह एक धर्म पिता द्वारा धर्म पुत्री को लिखा हुआ पत्र है। लड़की कुंवारी है और नवयुवती भी। परवर्ष। अब 66, पेज 66। अब कृष्णचंद्र एक सज्जन है जिनको 10 जून को गांधी जी पत्र लिखते हैं। कृष्णचंद्र को कहते हैं कहीं जाना है उनको किसी कार्यक्रम में, तो वो स्त्रियों वाला प्रसंग भयंकर हो गया है। तो वो कह रहे हैं मुझे सहारे की ज़रूरत है या नहीं, प्रश्न यह नहीं है। मैं उसके बिना काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कैसे कह सकता हूँ कि कब ज़रूरत पड़ जाए। मालिश के बारे में मैं देखूँगा। सुशीला बेन मेरे शरीर का पोर पोर जानती है, इसलिए वह भी जल्दी से छोड़ने का साहस नहीं कर रही। सुशीला बेन नहीं कह रही है, गांधी कह रहे हैं। तुम्हें कनू पर अभ्यास करके सीखना चाहिए कि मालिश कैसे की जाती है। यानी ये गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग तो ये बाद में हुआ, और ये बात सुशीला नायर ने वेद मेहता को बताई है। अब फिर बहुत लंबी लंबी बातें हैं, सब छोड़ रहे हैं। अब 11 जून 1938 को किन्हीं बलवंत सिन्हा ने उनको पत्र लिखा है जिसमें पिछली प्रतिज्ञाओं को भूलने अथवा वचन भंग के प्रश्न उठाए हैं। पेज 68 पर ये फिर शंकर शरण लिखते हैं कि लेनिन की तरह गांधी भी पूरे विश्वास से सदैव हर एक संकालू सहयोगी को ही शिक्षा देने में लग जाते हैं। अब और सुनिए, ये बहुत जरूरी है। सन 1935 वाले गांधी की यह शपथ बाकायदा अ रिनंसिएशन शीर्षक से व्यवस्थित लेख है जो 21 सितंबर 1935 के हरिजन में छपा था। गांधी लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चलने की किफ़ायत देते हुए कहते हैं कि सन 1891 में इंग्लैंड से लौटने के बाद ही उन्होंने परिवार के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी। वहाँ गांधी जी बाई के बच्चे थे। नियमित घूमने जाने पर वह बच्चों के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे थे। जवान छोकरा था साउथ अफ्रीका में। उन बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों थे। यह तब भी जारी रहा जब लड़कियां बड़ी हो गई। परिवार के बढ़ने के साथ इस चीज़ ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका में। मुझे कुछ गलत करने का ध्यान नहीं था। जहाँ तक मुझे स्मरण है, कुछ वर्ष पहले तक साबरमती आश्रम में भी आश्रम के आश्रम वासियों ने मेरी आदत पर बताया कि बड़ी लड़कियों और स्त्रियों के साथ मेरी यह आदत शालीनता के विरुद्ध की लोक स्वीकृत मान्यता के विरुद्ध है।
मगर यह जारी रहा। इधर वर्धा से 2 सहयोगी आए और उन्होंने कहा कि इससे दूसरों के लिए गलत उदाहरण बन रहा है। बाद में वो कहते हैं मैं क्या करूं, बन रहा है तो बन रहा है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। एनीवे, फिर बहुत गंदगी है, उसको मैं नहीं पढ़ रही हूं। अब किसी को पढ़ने का मन है तो पेज 68 पढ़ लीजिएगा। पेज 69। सन 1935 में ली गई यह विस्तृत शपथ और घोषणा इतनी स्पष्ट और सुसंगत है कि पढ़कर दोहरा आश्चर्य होता है। हाँ, 1935 वाली शपथ में फिलहाल और प्रयोग जैसा कोई नुक्ता नहीं है। कोई नहीं कह रहे हैं कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा वो अपने 1-to-1 पत्रों में कहते हैं। फिर पेज 70 ऊपर ए रिनंसिएशन पढ़कर कहीं आभास तक नहीं होता कि गांधी उसे भी तात्कालिक फिलहाल वाली भंगिमा में कर रहे हैं। लेकिन जब बलवंत को वह यही कह रहे हैं कि वह कोई स्थायी या निर्वधि शपथ नहीं थी, फिलहाल झंझट बढ़ गया है। अतः हाँ, अब आगे फिर बहुत कह रहे हैं कि मेरे लिए शपथ का अर्थ ही नहीं है। मैं पुरुष का कंधा छू सकता था, साथ ले सकता था, किंतु मैं लड़की का ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए शपथ का वो अर्थ नहीं था। ये मेरा छोटा भाई भी ये काम बहुत करता है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है पेज 70। हाँ, अतः बलवंत सिन्हा के ही पत्र में वो कहते हैं, एकदम आरंभ से ही मैंने अपवाद स्वरूप सुशीला के साथ बासरीखा व्यवहार रखा है। यह वही सुशीला नायर है जो अब गांधी के पास आना नहीं चाहती और जिन्हें पास बुलाने के लिए 1.5 महीने से गांधी रोजाना पत्र लिख रहे हैं। अजीब बात यह है कि वह दूर की लड़की उनके लिए आरंभ से ही अपनी पत्नी बा के समान व्यवहार योग्य अपवाद स्वरूप कैसे, किस अर्थ में हो गई। अपने से तिहाई उम्र की उस कुंवारी लड़की की तुलना वह अपनी किसी पौत्री पोती से न करके पत्नी से क्यों कर रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। कुसुमलता। फिर आगे पेज 71 में कह रहे हैं कि बेचारी कंचन, वही मुन्ना लाल शाह की पत्नी। यहाँ यह सहज प्रश्न उठता है कि तब बेचारी कंचन को अथाह पीड़ा होते रहने के बावजूद गांधी उनके पति मुन्ना लाल शाह को उसे क्यों छूने, अकेले मिलने तक से वर्जित किए हैं, वह भी ब्रह्मचर्य पालन करवाने के नाम पर। और उसी कंचन को ये गांधी जी अपने साथ नग्न करके स्वयं नग्न होकर सुलाते हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर। पेज 71। अभी किसको पत्र लिख रहे हैं? बलवंत को। हाँ, बलवंत का ही पत्र। इसका संदर्भ देख लीजिएगा इसी पुस्तक में, खंड में कहाँ दिया है। हाँ, कह रहे हैं, एक बार मैंने सुशीला से सारी व्यक्तिगत सेवाएं लेना बंद करने का विचार किया था, किंतु 12 घंटे के अंदर ही मेरी कोमल हृदयता ने उस विचार का अंत कर दिया, क्योंकि मैं सुशीला के आंसू और प्रभावती लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी, जिनका आपस में जीवन भर स्पर्श का भी संपर्क नहीं रहा, उसका मूर्छित हो जाना देख नहीं सका। ये सुशीला और प्रभावती के बिहाफ पर कह रहे हैं। और कथा ये है, इन्हीं के पत्रों से स्पष्ट है कि सुशीला इनके पास आना नहीं चाहती, भाई को आना नहीं चाहता, माँ जाने नहीं देना चाहती। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती तब 32 वर्षीय स्त्री थी। इसका वर्णन 1946 में, अभी मैं पढ़ रही थी, आज किसी दिन सारा प्रसंग बताऊंगी। वॉयसराय जो गोपनीय
रिपोर्ट भेज रहे हैं इंग्लैंड, उसमें है कि जयप्रकाश को छोड़ने के लिए गांधी कह रहे हैं इनकी पत्नी या इसकी पत्नी गांधी जी की निकट की है, जेपी को छोड़ना पड़ेगा। अब बलवंत को 11 जून वाले पत्र में गांधी जी लिखते हैं, पेज 72, सुनिए। जब मैं स्नान घर में एकदम नंगा नहा रहा होता हूँ तो सुशीला वहाँ उपस्थित रहती है और उसकी अनुपस्थिति में बा या प्रभावती या लीलावती मेरी सेवा के लिए रहती है। बीमार नहीं है, बीमार भी हो तो नंगा नहाना डॉक्टर ने नहीं बताया है। लंबा लंबा पैदल दांडी यात्रा करते हैं, कौन सी सेवा लोगे जी तुम नहाते समय? यह जरूरी था कि कोई वहां रहे। मैं किसी पुरुष सहयोगी को भी बुला सकता हूँ, कभी कभी प्यारे लाल भी रहा है, मगर निर्लज्जता देखिए, मगर मैंने किसी स्त्री द्वारा स्वयं को नंगा देखा जाने में कभी लज्जा का अनुभव नहीं किया। पब्लिकली कहे तुम इस बात को, पब्लिकली तुमने कहा अपने सत्य के प्रयोग में इस बात को। इसी का फायदा 46 में नोआखली में जब ये बातें एकदम पब्लिक हो गई हैं तो इसी का फायदा अंग्रेजों ने लिया है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पार्टीशन वाले प्रस्ताव को रद्द करवाने में। ध्यान दे, यहाँ गांधी जी किसी प्रयोग की, ब्रह्मचर्य के प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेवा टहल वाली आवश्यकता में स्त्रियों की नग्नावस्था में वो स्वयं है, उनकी उपस्थिति आवश्यक बता रहे हैं। बलवंत का पत्र वापस किया जा रहा है, अर्थात उसमें कठोर तथा असुविधाजनक बातें हैं। पहले प्रायः ऐसे ही पत्रों को वापस या नष्ट किया जाता था। बस पेज 73, शंकर चरण टिप्पणी गांधी जी पर, हाँ मैं यह करता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं, हो गया। तब मीराबेन को गांधी और सुशीला के बारे में जहर फैलाने की मनाही क्यों कर रहे हैं? और ये सारा 6 सप्ताह के भीतर लिखा गया है जो हम इतने देर से पढ़ रहे हैं। फिर शंकर शरण, केवल सिगमंड फ्रायड जैसे गहन चिंतक ही उसका उपयुक्त विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं शरण जी, इसका उपयुक्त विश्लेषण बच्चा भी कर सकता है, आपको बहुत अधिक सौम्य होने की आवश्यकता नहीं लिख रही है। हाँ, 11 जून को अमृत कौर को एक पत्र लिखे हैं, उसमें लिख रहे हैं सुशीला ने स्वयं ही अपने को बाहर कर लिया है। बलवंत कौर को कह रहे हैं कि मैं सुशीला को बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, रोती है, और यहाँ कह रहे हैं सुशीला ने बाहर कर लिया है। यानी एक ही दिन में लिखे पत्रों में 2 व्यक्तियों को 2 तरह की बातें कह रहे हैं। धन्य हो शंकर शरण, ऐसी बारीक खोज आप ही कर सकते हो। यहाँ मत अपनी शक्ति और सामर्थ्य को गंवाओ, ये काम जरा डोभाल जी के साथ लग जाओ और चीन की बारीकी को उघाड़ने में करो। अपने लोग का यही काम है। ये व्यक्ति मर गया और ऐसे पतित संसार में भरे पड़े हैं और ये पतित राज्य सत्ता में पुनः स्थापित और प्रतिष्ठित न हो, इसलिए मैं ये काम आपके पुस्तक की सहायता से कर रही हूँ। हाँ, 22 जून को पेज 74 पेज 74 पर अमृत कौर को लिखे पत्र जैसा ही भाव 22 जून को छगन लाल जोशी को लिखे गांधी के पत्र को पढ़कर होता है। इसमें लिखा है, नया प्रयोग 2 जून को शुरू हुआ है, मगर यह अभी शुरुआत है। प्रयोग क्या है? दुष्टता है, प्रयोग नहीं है। जहाज अभी खुला ही है, धीरे धीरे बंदरगाह छोड़ रहा है। उसके लिए यह आसान नहीं जो 40 सालों से लगातार एक प्रकार के मौसम में जहाज चला रहा था। गांधी एक प्रकार के मौसम में, स्त्री संघ के मौसम में अपना जहाज चला रहा था, वह दूसरे प्रकार के मौसम में चलाने की कोशिश करे। पुरुष संघ, ये भी आया है कैलेनबैक के साथ, उनके संबंधों पर बहुत लिखा गया है। नरक है, बीभत्स रस है।
इसलिए गति धीमी है। जिसको पुरुषों के साथ करना हो करो, खबरदार अगर स्त्रियों के साथ और बच्चियों के साथ किया तो। अमृत कौर को 25 जून को लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बताना बार बार भूल जा रहा हूँ कि अब SABCMDHR, लेकिन शंकर शरण जी S का ब्रैकेट कर दिए हैं, सुशीला। मैं तुम्हें बताना बार बार भूल जा रहा हूँ कि S के लिए अपवाद त्याग दिया गया है। उसे अपने हुनर के कारण करनी ही थी। कौन सा हुनर था जी? यह कोई पक्षपात नहीं बल्कि जरूरत है, जिसका बचाव मेरे अभी तक अप्रकाशित नोट में किया गया है। प्रकाशन के बारे में अभी तक किसी अंतिम निर्णय नहीं पहुंचा हूं। अमृत कौर को 3 दिन पहले ही लिखे पत्र में गांधी जी ने बताया था कि सुशीला किसी पुरुष को प्रशिक्षण दे रही है, और अब 3 दिन बाद गांधी जी कह रहे हैं कि सुशीला को तो उनकी सेवा करती ही रहनी है, क्योंकि वो गांधी जी की जरूरत है। यानी जिसको जो टपकाना हो वो टपका दिया, टिका दिया। उसको कह दिया जी तैयार हो रहा है, उसको कह दिया जहाज चला रहा, उसको कह दिया सेवा तो करेगी। 30 जून को अमृत कौर को लिखे पत्र में गांधी जी अपने अप्रकाशित लेख के बारे में कह रहे हैं। ये सब 1938 चल रहा है। मेरा वक्तव्य अभी तक लटका ही हुआ है। मुझे इस बारे में अनोखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। उसी दिन कांतिलाल गांधी को लिखे पत्र में गांधी अपनी एक अन्य निजी सेविका के लिए अजीब सी बात लिखते हैं। अब अमतुस सलाम को बोलने दो, यह मेरे लिए आसान होगा यदि तुम ऐसा करो। तुम्हें मुझ पर विश्वास रहना चाहिए। मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। मेरा तो मन कर रहा है कि अपनी उम्र का फ़ायदा करके 67वें साल में मैं बता दूं वो कह क्या रहे हैं। लेकिन चलिए, पेज 75 ही चल रहा है। छगन लाल ही नहीं, अनेक अन्य आश्रमवासी भी गांधी को स्त्री स्पर्श न करने वाली अपनी 1935 की शपथ तोड़ने का दोषी मानते। मामला 38 में चल रहा है। उस पर गांधी जी बड़े सारे दलील देते हैं। पेज 76, 1935 वाली शपथ भंग का आरोप लगाने वाले में ठक्कर बापा भी, वही ठक्कर बापा, उनको बड़े तमीज से बात करते हैं। लेकिन गांधी लाल, छगन लाल को जो उनका निजी है, उसको सिखाते हैं चिट्ठी लिखकर कि ऐसी आलोचनाओं पर क्या बोलना चाहिए। पेज 76, हर हाल में तुम यह उत्तर दे सकते हो, इन्वर्टेड कामा, वह ब्रैकेट में गांधी तो लड़कियों को हमेशा शुद्ध हृदय से छूते हैं, किसी गंदे इरादे से नहीं। किंतु इस पर संदेह उभरने पर कि उनके हृदय में अनजाने कोई विकार आ गया हो, उन्होंने संदेह दूर करने के लिए अस्थायी रूप से उस आदत को छोड़ दिया है। गांधी जी अपने चेले को बना बनाया उत्तर लिख कर दे रहे हैं कि तुम दो। पेज 78, सुशीला नायर को लिखते हैं 2 जून को, किसी को शिकायत नहीं है, बस मीराबेन कल्पना कर रही हैं। और छगन लाल को लिखते हैं, मैं अपनी अधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने अधिकाधिक सहयोगियों को संतुष्ट करना चाहता हूं। देखूं मैं सफल होता हूं कि नहीं। झूठा लबाड़ आदमी, झूठा लबाड़, लबाड़ मतलब कोई भीषण टाइप का झूठा। पृष्ठ 79, 8 जुलाई 1968 को अमृत कौर को लिखे पत्र में गांधी कहते हैं, मैं बुद्धिजीवियों को आकर्षित नहीं कर सकता, तुम किसी को आकर्षित नहीं कर सकते। फिर पेज 80, अमृत कौर के पत्र के उत्तर में 11 जुलाई को लिखा है, मैं तुम्हारा पत्र फाड़ने से पहले ये लिख रहा हूँ। क्यों पत्र फाड़ा भाई? अमृत कौर ने ऐसा क्या लिखा? उसको छापते क्यों नहीं हो? तुम अपनी कल्पना को अपना दिमाग खराब करने मत दो। मैंने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। तुम अपनी उसी पुरानी जगह पर रहोगी। पुरानी जगह क्या है?
ये अमृत कौर को पता है, इनको पता है। शारदा मेरी स्थायी सेविका है, अमतुस सलाम मेरी बगल में सोती है। बुरे सपनों से बचना चाहिए, किसी हाल में 14 अप्रैल वाला दोहराव नहीं होना चाहिए। अमृत कौर का पत्र फाड़ा जा चुका है। स्त्रियों से सेवा न लेने वाली महीने भर पहले वाली शपथ भुलाई जा चुकी है। उन दो के अलावा शपथ लेने के बाद उन दो के अलावा दो और सेविकाएं भी गांधी की अंतरंग सेवा में लगी हुई हैं। पेज 21, किसी बंधु कौन है जी? नाम क्यों नहीं लिखते हो? गोपनीयता नहीं ना है, सत्य के प्रयोग कर रहे हो ना। किसी को कहते हैं, मुझे लगता है तुम के माध्यम से अपनी कामेच्छा पूरी कर लो। ये गांधी जी है। राष्ट्रीय आंदोलन 1938, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। गांधी जी इन धंधों में लगे हुए। जिन पत्रों या बातों को गांधी गोपन रखना चाहते हैं या अनुपयुक्त मानते हैं, उन्हें नष्ट करते या करवाते गए हैं। पेज 83, गांधी का स्त्री संसर्ग व्यवहार, जिसे वह आकस्मिक रूप से यदा कदा प्रयोग कह देते हैं। ब्रह्मचर्य के प्रयोग रेगुलर नहीं कहते हैं। सेवा, टहल, काम विकार, सेक्स संबंधी समस्या यदा कदा किसी किसी को प्रयोग कहते हैं। इसके बाद पेज 83 से लेकर 84, 85, 86 तक शंकर शरण जी ने सारे संदर्भ दिए हैं। अब प्रसंग 2, 1946-47, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। सुभाष बाबू देश से बाहर जर्मनी से टोक्यो जा रहे हैं। टोक्यो से बर्मा जीतते हुए भारत की सीमा तक आ गए हैं। देश में माहौल बना हुआ है, अंग्रेज जा रहे हैं और ये गांधी सज्जन नोआखली जाते हैं। जब सुहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन के बाद कलकत्ता में कत्लेआम मचा हुआ है, नोआखली में हिंदुओं के साथ कत्लेआम मचा हुआ है, तो गांधी जाते हैं और अपने दूर के रिश्ते की पौत्री मनु को अपने साथ सुलाने, नंगे सुलाने का कार्य करीब 2 महीने तक चलाया, जब तक मनु ने मना नहीं कर दिया और ये सर पटक के ठोक के रह गए। पेज 87, प्रसंग 2, 1946-47। पेज 88, गांधी जी के आत्मकथा लिखने तक यानी लगभग 1926 तक यह बात नहीं मिलती। कारण है कस्तूरबा जीवित हैं और अभी इनकी कोई देश में, भारत में हैसियत नहीं बनी है। साउथ अफ्रीका में एक मार्जिनल ग्रुप हिंदू मुसलमानों के साथ वो कुछ काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अधिवेशन में आते हैं तो इनको कोई गुन ही नहीं रहा, खुद ही जाके कहते हैं मैं कुछ काम करूं, तो कहते हैं जो चाहे कर लो। तो बोले पैखाना साफ कर दूं, बोले हाँ जाओ पैखाना साफ कर दो। ये है स्थिति गांधी की। हाँ, उत्तरकालीन गांधी में कम से कम उनके जीवन के अंतिम 12-14 वर्ष में तो निश्चय ही यह विचार पूर्णतः बदला हुआ दिखाई देता है। इस दौर में लड़कियों, स्त्रियों के साथ निकट सैया, सहसैया को उन्होंने ब्रह्मचर्य का अनिवार्य प्रमाण बना लिया। अरे ये तो कह रहे हैं ना भाई, जब लोग चिल्ला रहे हैं तब। अब ये जो मनु है, ये कौन है? ये एक 16-17 साल की लड़की है जिसका पता जयसुख लाल एक साधारण कर्मचारी है। इस पर कुछ रुपए के हेर फेर का आरोप लगा है। गांधी जी की शरण में है। गांधी जी इसकी लड़की को अपने दबसठ में ले लेते हैं। इसके विवाद बहुत तीखे हैं। विरोध और दबाव का यह दौर 3 महीने चला, दिसंबर 46 से मार्च 47 तक। पेज 8-9 पर शंकर चरण बता रहे हैं। इसमें गांधी जी से उनके पुत्र देवदास, सरदार पटेल, किशोरलाल, नरहरि गांधी से आंशिक या पूर्ण संबंध विच्छेद तक कर लिया है।
जिन लोगों ने अत्यंत तीखा विरोध किया उसमें ठक्कर बापा, विनोबा भावे, घनश्याम दास बिरला है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च को पत्र लिख रहे हैं, 6 मार्च 1945। वही मुन्ना लाल शाह, कंचन के पति। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? यह समस्या ऐसे नहीं सुलझने वाली, इसमें और बदलाव हो सकते हैं। मैं किसी का उल्लेख नहीं छोड़ना चाहता। मैंने 4 ब्रैकेट में स्त्रियों का नाम लिया है, हो सकता है वगैरह। हाँ, उसी पत्र में गांधी जी लिखते हैं, यहाँ इतना ही उल्लेख काफ़ी है कि ऐसी घटना हुई है। मैं आभा, कंचन और वीणा को प्रयोग का अंग नहीं मानता हूँ, यद्यपि साथ सुलाता रहा हूँ। कंचन कौन है? मुन्ना लाल शाह की पत्नी है। यदि हम साथ सोने और प्रयोग करने में अंतर करें तो दोनों के बीच मेरे लिए अंतर बहुत बड़ा है। आभा मेरे साथ मुश्किल से 3 रात सोई, कंचन केवल 1 रात। ये है लंपटता की चरम सीमा, और ये है चरम सीमा उनके अनुयायियों के लंपटता की। यह कंचन उस मुन्ना लाल की पत्नी थी जिन्हें यह पत्र संबंधित है। वीणा का मेरे साथ सोना केवल एक दुर्घटना का ही जा सकती है। आभा या कंचन ने, तू बाहर जा बच्चा। आभा या कंचन ने मुझे जो कहा था वह यह है कि उनका ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई इरादा न था, अपितु वह सेक्स का सुख उठाना चाहती थी। इसलिए वह अनिच्छापूर्वक रुकी और कपड़े उतारे ताकि मुझे ठेस न लगे। फिर मैंने दोनों स्त्रियों को मेरे साथ सोने से रोक दिया क्योंकि मैंने महसूस किया कनू और तुम्हें बुरा लगेगा। इतने मामूली बात के लिए रोक दिया। वह आगे लिखते हैं, लीलावती, अब्दुल सलाम, राजकुमारी और प्रभावती यहाँ नहीं है। मैंने प्रयोग में प्रभावती का नाम जानबूझकर शामिल किया है। शायद मुझे नहीं करना चाहिए। क्या इसलिए कि वह भी एक प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? इसका उत्तर नहीं मिलता, पर आगे ब्रैकेट वो इन्वर्टेड कॉमा में वह प्रभावती ब्रैकेट में प्रायः मुझे गर्म रखने के लिए मेरे साथ सोती रही है। अरे गर्म रहने के लिए कपड़ा पहन लो, कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो। इसका बहुत विस्तार से वांग्मय में वर्णन है, नहीं बोलने का मन है। प्रभावती जी का मैं बहुत आदर करती हूँ। कच्ची उम्र में यह तब से हो रहा है जब मैंने सचेत रूप से अपना प्रयोग आरंभ भी नहीं किया था, तब से प्रभावती के साथ कर रहे हैं। अपने लिए ही वह उसे फर्श से ठिठुरते हुए अपने पास खींच लेता था। वांग्मय में बहुत विस्तार से है। पुरानी, बड़ी पुरानी कहानी है। जब जेपी जेल में है और अमेरिका गए हुए हैं, तब प्रभावती को ब्रह्मचर्य का, अरे ब्रह्मचर्य क्या होता है जानते हो? ब्रह्म की चर्या। दुष्ट व्यक्ति, रुको अभी मनु वाला प्रसंग आएगा। पेज 92 में गांधी कहते हैं उसी मुन्ना लाल को, जो मुन्ना लाल शाह कंचन के पति हैं, मुझ पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। फिर पेज 93 में अभी तो सब कुछ स्थगित है, मनु को छोड़कर एक अकेले मनु के साथ सो रहा हूं। लेकिन किशोर लाल मशरू वाला इससे संतुष्ट नहीं है। अब शंकर शरण, किशोर लाल महत्वपूर्ण हस्ती हैं, इसलिए हमारा अनुभव बताता है गांधी उनके प्रति कठोर शब्द कहने के पहले उनकी बात को महत्वपूर्ण कहेंगे, दूसरों से उनकी बात समझने को कहेंगे, मगर इस अर्थ में कि वो भ्रम में है, परेशान है, मगर उनकी भावना सच्ची है। सुशीला के साथ गांधी के अंतरंग व्यवहार पर मीरा ने सर्वाधिक तीखी बातें कही थी, वो रावण के महल वाला। तब गांधी ने कहा कि वो जहर फैला रही है। लेकिन यदि मजबूत और स्वतंत्र लोग हैं तो गांधी की कलम से प्रेम और सद्भाव के शब्दों की बाढ़ रुकने का नाम नहीं लगती। अब ये गांधी जी 93 पेज 93 पर शंकर शरण समझा रहे हैं, एक ही दिन में 3-3 चिट्ठी जा रही है। भैया परेशान मत होना, चिट्ठी दूसरे शहर नहीं जा रही है, उसी शहर में, कई बार उसी आश्रम में अपने सामने बैठे हुए आदमी को भी गांधी जी चिट्ठी लिख रहे। भी कोई रो गई है या बोलने में शर्म आ रहा है। 7 मार्च को गांधी जी कृष्ण, पेज 94, 7 मार्च को गांधी द्वारा कृष्णचंद्र को भी पत्र लिखा गया है। साथ सोने वाली मेरी आदत तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने बल्कि उससे भी पहले से चली आ रही है। कस्तूरबा के जीते जी
दूसरी औरतों के साथ सो रहे हो, ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिए हो, पुरुषों से भी जी नहीं भरा है। अगला पैराग्राफ लीजिए। एक ही दिन पहले मुन्ना लाल को आरंभ में ही स्पष्ट किया गया था कि आभा, वीणा, कंचन के साथ सोने में प्रयोग वाली बात नहीं थी। प्रयोग वाली लड़कियां, स्त्रियां दूसरी चार थी। मगर गैर प्रयोग वाली लड़कियों के साथ सोने की क्या कैफियत है? कृष्णचंद तो इन सातों स्त्रियों के साथ सोने पर भेद करके प्रश्न उठा नहीं रहे होंगे, उनकी चिट्ठी तो है नहीं। फिर कृष्णचंद को एक ही पंक्ति में जिस चीज को गांधी अपनी पुरानी ब्रह्मचर्य से भी पहले, अरे ब्रह्मचर्य पत्नी को त्यागना कहो, पत्नी को त्यागने से पहले तक चली आ रही एक हानि रहित आदत कहकर स्वीकार करते हैं, उसी चीज को दूसरी पंक्ति में अच्छा काम करते हैं। पेज 95। गांधी किसी स्त्री को रात में खींचकर अपने साथ सुला लेने को भी अपने लिए सकारण स्पर्श मानते हैं। कारण इस पर अपना शरीर गर्म करें, शरीर गर्म करने का अर्थ समझते हैं। हाँ, अब फिर वो और बहुत सारा बात लिख रहे हैं। फिर कहते हैं, मैंने सहकर्मियों के कारण प्रयोग स्थगित कर दिए हैं, यद्यपि मुझे तो कोई सनुपयुक्त नहीं लगता। पेज 96। वर्ष 1945 के पत्र में दावा करते हैं गांधी कि गांधी जी का स्त्रियों के साथ सोने का सिलसिला टूट रहा है, यद्यपि आत्मकथा में तो ऐसा कोई संकेत नहीं करते हैं। वो भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न दलीलों का उपयोग करते हैं। अब पेज 96। अब नवंबर 46 से अप्रैल 47 के बीच चले ये मनु वाले प्रसंग का बात करें। पेज 97। मनु लगभग अशिक्षित और नितांत सीधी 17 वर्षीय बालिका है। प्यारे लाल मनु के साथ विवाह करने चाहते। कौन प्यारे लाल? सुशीला नायर के भाई। लेकिन गांधी जी मनु को अपने साथ सुलाने तथा निर्वस्त्र सुलाने पर आमादा है। मैं बोल रही हूँ, वो कुछ लंबा लंबा बता रहे हैं। प्यारे लाल नोआखली आना चाहते हैं, गांधी जी उनको मना कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर गांधी जी हैं वहाँ पर आने के लिए। 17 दिसंबर 1946 की एक घटना है जिसमें कौन कौन व्यक्ति हैं नहीं पता। गांधी जी उन लोगों का नाम ना लेकर पेज 98 आ ब स नाम रख के उनकी चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के निर्मल कुमार बोस और परशुराम भी साक्षी हैं। 17 नवंबर 1946 को निर्मल बाबू और परशुराम का वर्णन है कि सुबह लगभग 3 बजे गांधी जी के कमरे से जोर से कष्टपूर्ण चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। निर्मल बाबू और परशुराम दौड़कर वहां पहुंचते हैं, देखते हैं गांधी जी अपना माथा जोर जोर से ठोक रहे हैं। गांधी जी के साथ सुशीला नायर, प्यारे लाल की बहन, गांधी जी के साथ सुशीला संभवतः ऐसी स्थिति में है जो शोभनीय नहीं थी, वगैरह वगैरह। फिर बहुत लंबा है। फिर आगे पेज 99 पर प्यारे लाल कहते हैं, मैं वहीं आऊँगा जहाँ मनु है। तो संबंध की दृष्टि से सुशीला बहन है और मनु प्रिया गांधी जी किसी हालत में नहीं आने देते हैं। और प्यारे लाल को कहते हैं कि मनु को सुशीला वाली पुरानी बातें ना बताओ। क्यों भाई? ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं, अनवरत प्रयोग कर रहे हैं, बहुत लोग को बता रहे हैं, तो मनु को जानने में क्या दिक्कत है? अभी आगे आएगा और मामला। हाँ, अब शंकर चरण जी कह रहे हैं कि घटना के एक साक्षी निर्मल बाबू हैं, एक भागीदार सुशीला है, एक भागीदार गांधी है, तीनों का अलग अलग विवरण है। अब गांधी जी सुशीला के, निर्मल बाबू के और परशुराम के नजरों से गिर जाने की चिंता कर रहे हैं। बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, पेज 103। मनु को गांधी अपने साथ सुलाते हैं, निर्वस्त्र करके सुलाते हैं, इसे अब प्रयोग नहीं कहते। मैं 30 दिसंबर 1946 को गांधी मनु के बारे में प्यारे लाल को लिखते हैं, जो वो प्यारे लाल जो मनु से विवाह करना चाहते हैं। क्यों लिख रहे हो भाई ये सब? मैं उसे अपने नज़दीक सुलाता हूँ, वह नंगे सोती है। अभी हम तीनों साथ नहीं रह सकते। फिर नाराज होते हैं, मुझे दुख है। पेज 105। तुमने मुझे लिखा हुआ अपना पत्र
प्यारेलाल का अपना पत्र बिना मेरी जानकारी और अनुमति के अपनी बहन सुशीला बेन को पढ़ने दिया। पर कोई हानि नहीं हुई है, मैं इसे नहीं दिखाऊंगा और न प्रकाशित करूंगा। मैं देख सकता हूँ पेज 106, 6 जनवरी को गांधी जी प्यारेलाल को लिखते हैं, तुम मनु को पत्नी के रूप में नहीं प्राप्त कर पाओगे। हाँ, बहुत 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 है। प्यारेलाल को गांधी फुसला के लिखते हैं एक पत्र में कि मैंने मनु को तुम्हारे लिए ही बुलवाया है। और राजेंद्र बाबू की चिट्ठी में लिखते हैं कि मनु अपनी इच्छा से मेरे पास नोवाखली आई है। हाँ, पेज 109, मनु के पिता जयसुखलाल, मैं जयसुखलाल को लिखने वाला हूँ। वह चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या कर सकता हूँ। तुम हर समय डरी हुई रहो। मनु क्यों डरी रहती है? हाँ, गांधी जी का ये सारा आचरण परिवारजनों और दूसरे बड़े कांग्रेस के नेताओं को झेलना रोज भारी पड़ता होगा। कारण बता रहे हैं, नोआखली में है, मुसलमानों की भीड़ है, बात आम हो गई है, खुल गई है। तब ये कहते हैं कि वह जो ये सब कर रहे हैं वो अल्लाह के हिंजड़े बनना चाहते हैं। गांधी जी नोआखली में 1 फरवरी 1947 को अमीशा पारा बंगाल में गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं, जिसका सार संक्षेप विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार छपा है कि गांधी जी ने कानाफूसी, क्षुद्र बातों और सांकेतिक आरोपों का उल्लेख किया जो वहां आसपास चल रही है, और कह दिया कि उनके साथ पौत्री रहती है, बिछावन पर सोती है। पैगंबर मोहम्मद ने उन हिंजड़ों को खारिज कर दिया जो ऑपरेशन कराकर हिंजड़े बने थे, मगर उन हिंजड़ों का स्वागत किया जो अल्लाह की इबादत करके बने थे। गांधी जी की चाह वही है, अल्लाह की हिंजड़े की भावना से वो ऐसा कर रहे हैं। ये न आत्मकथा में है, न किसी पत्र में है, ये सार्वजनिक सभा में है। क्यों? वहाँ मुसलमान मुल्ले बहुत हैं, काटते मारते ठीक करते। हाँ, फिर बहुत 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 है। अब वो फिर कहते हैं विनोबा जी को, मनु के साथ मेरे सोने पर मेरी मित्र मंडली के लोग बहुत क्षुब्ध हैं। किशोरलाल मशरू वाला को तो बहुत कष्ट है, वही हाल नरहरि और स्वामी का है। लेकिन अब मनु के साथ मेरा सोना मेरे प्रयोग का हिस्सा नहीं है, ये यज्ञ है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यदि मनु परंपरा का लिहाज करते हुए या सहयोगियों की संतुष्टि के लिए मेरे साथ सोना बंद कर दे, तो क्या मैं भगवत गीता के भाग 3 में वर्णित पाखंडी नहीं दिखूंगा? ठक्कर बापा के पत्र को पढ़कर मनु ने जिद पूर्वक सोना बंद कर दिया। पाखंडी तो तुम दिखे भाई, पाखंडी तो तुम हो। अब पेज 118 आगे, उस किशोरलाल मशरू वाला की दृष्टि में लोगों का एक पूरा समूह है जो समझते हैं कि मेरा व्यवहार कामेच्छा से परिचित है। ये बात शंकर शरण, कुसुमलता केडिया और 1947 के बाद के गांधी द्रोही नहीं, आश्रम में रहने वाले उनके साथ के लोग, आश्रम में रहने वाले, कांग्रेस वाले नहीं जो ना हिंसा को मानते हैं ना बाकी मानते हैं, अंग्रेज तो धूर्त चालाक बूढ़ा मानते हैं। आश्रम में रहने वाले उनके लंबे सहयोगी किशोरलाल मशरू वाला सहित मानते हैं कि मेरा व्यवहार कामेच्छा से परिचित है। देवदास के पत्र में यह आरोप मुझ पर खुलकर लगाया गया है। पेज 119, गांधी जी बिरला से विनती करते हैं कि कम से कम वह गांधी जी का बचाव करें, क्योंकि सरदार पटेल ने लिखा है
कि यह अधर्म है। इसमें बहुत सी बातें शंकर शरण जी ने नहीं लिखी हैं। दिल्ली से ये लोग आए थे नोआ खली में समझाने, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का मामला है। तो इसके बाद तय किया गया गांधी जी का जीवित रहना 1947 15 अगस्त 1947 के बाद के कांग्रेस सरकार के लिए केवल एम्बैरेसमेंट नहीं है, सरदर्द है। अतः मार्ग से हटना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ पूरी जिम्मेदारी से। शंकर शरण जी को या ये प्रसंग पता नहीं है या कुछ विचार पूर्वक उन्होंने इस प्रसंग की चर्चा नहीं है। फिर लंबी लंबी की बातें हैं। पेज 122। और इसीलिए उन लोगों ने हरिजन से संबंध तोड़ लिया है। सरदार पटेल भी मुझ पर बहुत क्रुद्ध हैं। अब ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा हिंट 123 पर ये कर रहे हैं शंकर शरण। नोआ खली चल रहा है, सत्कृष्ट मिशन आकर जा चुका है, देश की आज़ादी होने वाली है, सब कुछ छिपा के फाड़ के ढक के गोपनीय ढंग से रखा गया है। लेकिन तय बात है कि अंग्रेज़ों को बाद में पता चल गया है। और ये आदमी की ये जिद है। ये जिद का मतलब ये इसकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कंपल्शन है। हाँ। अब शंकर शरण जी को ये बात हैरत में डालती है। पेज 124 पर यह बात बार बार हैरत में डालती है। गांधी जी अपने मनु प्रसंग को विविध व्यक्तियों के समक्ष कितने अलग अलग रंग में रखते हैं। भाई गांधी जी पॉलिटिकल आदमी हैं, मंतव्य के हिसाब से वक्तव्य देंगे, क्यों नहीं देंगे? एक सबको एक बात क्यों कहेंगे? उससे तो मंतव्य टूट जाएगा। आप भी शंकर शरण जी हद करते हैं। मृदुला साराभाई को कुछ और कहते हैं। मृदुला सा जिसको जो कहना है वो कहेंगे। गांधी जी बिरला बिगड़ गए तो बिरला से अनुनय विनय कर रहे हैं, कारण उनकी आर्थिक सहायता के बिना आश्रम नहीं चल रहा है। वो तो आपने भी किया है। अब हाँ, पेज 126 127 आप लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के स्वतंत्र होने के पहले के संकटपूर्ण नाजुक दौर में कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी से अपने संबंध को तय करना है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये क्या लिखते हैं? इस गांधी की इस चित्त पर विभक्त है या होने वाला है? अरे होने वाला नहीं है, इनको रास्ते से हटा रहा है। इस पर मेरे बहुत सारे 2009 में दैनिक जागरण वगैरह पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। एक किसी को वो कहते हैं अध्यक्ष को कि या तो सहयोग करो या चुप रहो, अगर तुमको मेरा ज़रूरत है। हाँ, अब और बहुत गंदी बातें हैं, उनको छोड़ रही हूँ। एक जरूरी है। 133 में गांधी जी नोआ खली जाते हैं, करो मरो कहते हैं, और कहा था कि या तो सामुदायिक सद्भाव स्थापित कर देंगे या जान दे देंगे। न स्थापित करते हैं या जान देते हैं। फिर पटना चल जाते हैं, पटना जाके कहते हैं करो मरो, या तो स्थापित कर दूंगा या जान दे दूंगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बसेगा। फिर पाकिस्तान को रुपया भिजवाते हैं। अब ये शंकर शरण जी जैसे लोगों को अगर समझ में नहीं आता है शरण जी, तो काहे राजनीति में आप लोग घुसे हुए हैं? राजनैतिक वक्तव्य या सामाजिक वक्तव्य हरदम श्रोता के हिसाब से दिया जाता है। वो टीवी का जमाना तो है नहीं, न वो ये मोबाइल से वीडियो बनाने का जमाना है। तो जिसको जो कहा जा रहा है वहाँ पर आपका काम हो जा रहा है, बाकी बात प्रसारित नहीं हो रही है। इसलिए गांधी जी वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। हाँ हाँ, अब पेज 133 पर वो लिखते हैं, पटना से 10 मार्च 1947 को विनोबा भावे को गांधी जी सूचना देते हैं, आजकल मनु मेरे साथ नहीं सोती, यह उसकी अपनी इच्छा है, गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध जाकर। और यह सब बापा के ठक्कर बापा के एक दयनीय पत्र के कारण हुआ। 2013 में इसी मनु का
डायरी पब्लिश करता है। पब्लिशर का नाम मुझे नहीं ध्यान में है। और 2013 में जो वो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, उसके तुरंत पहले या बाद में ये टीवी चैनल पर 2 दिन खूब चलता है, और उसके बाद पब्लिक फोरम से ये डायरी गायब हो गई। उसको पढ़ेंगे तो घिन आएगी, घिन। और सब डायरी में गांधी जी के ओरिजिनल दस्तखत हैं, क्योंकि डायरी गांधी जी पढ़ते हैं और दस्तखत करते हैं और टिप्पणी लिखते हैं। अब ये बात मोटा मोटी ख़त्म हो गया। इसको ये बहुत और लिख रहे हैं, मैं ये सब छोड़ रही हूँ। मेरी रुचि इसको करने की उस मरे हुए व्यक्ति के शव परीक्षण की नहीं है। मेरी रुचि इस बात की है कि आप ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र के लिए आदर्श के रूप में स्थापित यदि करते हैं, मेरे इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। राजनेताओं का काम है कि पब्लिक स्पेस में, पब्लिक फोरम में क्या चल रहा है उसको जाने। और मेरे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैं महत्वपूर्ण 2 कारणों से हूँ। एक, गांधी विद्या संस्थान में मैंने 92 से लेके ये 25 साल मैंने नौकरी किया। गांधी स्कॉलर, गांधी अध्येता के रूप में मैं जानी जाती हूँ। पंकज जी के अलावा 3-4 लोग हैं जिन्होंने गांधी वाङ्मय के आधार पर गांधी जी पर लेखन किया है। मेरे टक्कर के कम लोग हैं। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण इसलिए हूँ क्योंकि संघ और भाजपा के लोग मुझे आत्मीय रूप से जानते हैं। तो अब आप ये पोजीशन नहीं ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भारतीय समाज के लिए आदर्श है और आप उसको आदर्श बनाते हुए स्थापित करें। मेरे मन में बड़ी जोर की चोट लगी थी जब 2019 के चुनाव के समय साध्वी श्रद्धेया साध्वी प्रज्ञा जी के लिए मोदी जी ने कहा था कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। आप है कौन जी क्षमा करने वाले? धर्मदंड को राजदंड अनुशासित करेगा? इतनी उद्दंडता आप लोगों में आई कहाँ से इस गांधी के लिए? और इस गांधी को अगर आप जानते नहीं हैं तो शर्म की बात है, और जानते हैं तो शर्म की बात है कि आप में साहस नहीं है। वो तो ठीक है, राजनीतिक उपयोग, राजनीतिक प्रयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए आप भारतीय समाज को लंपटता के, दुष्चरित्रता के, निर्लज्जता के गहरे गड्ढे में आप नहीं डाल सकते हैं, और कम उम्र की लड़कियों के साथ राजनेताओं की दुष्चरित्रता का लाइसेंस नहीं दे सकते। नमस्कार, ये मेरी वार्निंग है, अन्यथा मैं इस मामले को और बहुत विस्तार से आगे तक बढ़ाऊंगी।